हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा को आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्पेशल यूपीएसआई के लिए। दोस्तों, स्पेशल यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वह चुनिए, यानी वह आकृति चुनिए जो समूह से संबंधित क्या है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह आकृति चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसका मतलब है इसमें 4 आकृति हैं, 3 किसी न किसी तरीके से समान होंगी, एक असमान है, वही हमको चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये चतुर्भुज जो है, इसके ऊपर जो बाहरी आवरण किया गया, डॉट डॉट किया गया, क्या ऐसे ऐसे? बिल्कुल, यहां भी देखिए डॉट डॉट बाहरी आवरण है, और यहां भी देखिए डॉट डॉट ही बाहरी आवरण है, लेकिन यहां देखिए ये पूरा मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए इसका बाहरी आवरण डॉट डॉट से घेरा हुआ है, यहां भी डॉट डॉट से घेरा हुआ है, यहां भी, लेकिन इसमें सी नंबर में देखिए पूरा का पूरा मिला है, पूरा का पूरा मिला है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सी। और सी दिया किस ऑप्शन में है? डी में। ये आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों, यही गलती होती है। आपने सी देखा, सी मार दिया, जो कि ये गलत है। आपने सी देखा, सी मार दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ये डी वाले के लिए बता रहा है। सी ऑप्शन है कहां? सी ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आप सी वाला कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आया ना? गलती कहां होती है? आप लोग यहां देखे सी, और देखे कि हाँ जल्दी से सी वाला मार दिया, जो कि ये डी के लिए बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी वाला ऑप्शन उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संध्या और वनिता, संध्या और वनिता पूर्व दिशा के सम्मुख हैं। किधर खड़ी हैं? पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ी हैं, यानी दोनों जो हैं इधर ही मुख करके खड़ी हैं कि नहीं? पूर्व इधर ही होता है, तो संध्या और वनिता दोनों पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। संध्या 45 अंश वामावर्त। अच्छा, वामावर्त का मतलब क्या होता है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? वामावर्त वो होता है जो घड़ी के विपरीत, वामावर्त क्या होता है? घड़ी के विपरीत, और दक्षिणावर्त क्या होता है? घड़ी की दिशा में। वामावर्त क्या होता है? घड़ी के विपरीत, और दक्षिणावर्त क्या होता है? घड़ी की दिशा में। समझ में आया? चलिए, अब दोनों किधर मुख करके खड़ी हैं? पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर खड़ी हैं, लेकिन संध्या 45 अंश वामावर्त घूम जाती है। संध्या 45 अंश अगर वामावर्त घूमेगी तो घड़ी के विपरीत घूमेगी, यानी इधर पीछे जाएगी। बोलो भाई, अगर यहां है तो 45 अंश घूमेगी तो क्या इससे साइड में आएगी? यहां पहुंची संध्या, वामावर्त घूमी है, अब संध्या क्या है? यहां पे है। सही है। आगे बोला है कि फिर 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है, यानी संध्या यहां से 135 अंश जो है दक्षिणावर्त मुड़ती है। आपको पता होगा कि इसके और इसके बीच में कितने का कोण बनता है? 90, और इसी को आधा कर देते हैं तो कितना बनता है? 45 45 का। ये पता होगा आपको, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो पता ही होगा। चलिए, अगर यहाँ है 135 अंश दक्षिणावर्त घूमती है, तो ये यहां से यहाँ 45 आई, और फिर 45 से यहाँ 90 आई, तो क्या अब यहाँ पहुंच गई क्या? और 135 अंश घूमी कि नहीं घूमी? बोलो भाई, 90 ये वाला और 45 ये, तो 9 4 13, यानी 135 अंश दक्षिणावर्त घूम गई। यहां थी, यहां से घूम के यहाँ पे आई कि नहीं आई? 135 अंश घूम गई।
बोलो भाई, अब पहुंची कहां है? यहां पे है। अब संध्या कहां है? यहां है। आगे कितना मुड़ने या घूमने पर संध्या विनीता के, कितना मुड़ने या घूमने पर संध्या विनीता के विपरीत दिशा के सम्मुख होगी। अच्छा, विनीता का मुख तो इधर ही है, अभी विनीता तो कहीं चली नहीं, चली तो संध्या ही है। अब संध्या यहां है, बोल रहा है कि कितना घूमे या मुड़े कि संध्या के विपरीत दिशा में हो जाए, मतलब विनीता के विपरीत दिशा में, यानी विनीता इधर है तो कितना घूमे संध्या की संध्या इस दिशा में आ जाए, तभी विपरीत होगी। बोलो, अब अगर यहां है तो यहां से अगर 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाएगी तो आ जाएगी। अच्छा देखो, 90 अंश दक्षिणावर्त ऑप्शन में है, ये नहीं है भाई। अगर यहां है, यहां से अगर ये 90 अंश दक्षिणावर्त घूमेगी तभी तो पहुंच जाएगी ना इस दिशा में, लेकिन 90 अंश दक्षिणावर्त है ये नहीं है ऑप्शन में। तब कितना घूमेगी? तब यहां से ये 90, 180 और फिर 90, 270, यानी संध्या जो है ऐसे घूमते हुए यहां आएगी। कितना? 270 वामावर्त। कितना घूमेगी? 270 वामावर्त। ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है। या तो 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाती, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है? 270 अंश वामावर्त, यानी संध्या जो है यहां से 270 अंश वामावर्त घूमेगी, तब विनीता के विपरीत पहुंच जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 270 अंश वामावर्त। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। क्या है क्वेश्चन? कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2, संख्या को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी 2 की विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है? 2 का विपरीत। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें से देखते हैं दो। अच्छा, एक बार ये देखिए कि कहीं 2 सतह कॉमन है क्या? अगर 2 सतह कॉमन होती है तो जो बचा होता है वो उसका विपरीत हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां देखिए 3 और 6 कॉमन है, और यहां भी देखिए 3 और 6 कॉमन है, तो बचा कौन? यहां से 2 बचा, यहां से 4 बचा, यानी 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4। जो ऑप्शन शायद नहीं लिखे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 4। 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। कैसे देखे? 2 सतह कॉमन, अगर 2 सतह कॉमन होती है तो जो बचा वाला होता है वो उसका विपरीत हो जाता है। देखिए यहां से 3 6 कॉमन, यहां से भी 3 6 कॉमन, इधर 2 बचा है, इधर 4, यानी 2 का विपरीत क्या हुआ? 4 हो गया। और 2 ही का विपरीत पूछ रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन किससे है? BODMAS से। गणितीय समीकरण बोलते हैं रीजनिंग में इसको। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहां बोला है कि P का अर्थ क्या है? गुणा। P का अर्थ क्या है? गुणा है। P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है, और S का अर्थ क्या है? माइनस है। चलो उसी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। 35, T का अर्थ क्या है? भाग, तो 35 भागे 5। P का अर्थ क्या है? गुणा 6, S का अर्थ क्या है? माइनस 4, और R का अर्थ क्या है? प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इसी को हल कर लेते हैं। चलिए 5 सता 35, फिर 7 और 6 का गुणा 42, माइनस 4 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, पहले भाग किए, उसके बाद गुणा किए, गुणा करने के बाद हम जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 42 ये है और 3 ये, तो 42 3 45, और 45 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 41, जो ऑप्शन नंबर कहां है? डी में है। कहां है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया क्या?
बोलो, कुछ नहीं। P का अर्थ क्या है? गुणा, यानी जहां P लिखा है वहां हम लोग गुणा बना दिए। R का अर्थ क्या है? प्लस। T का अर्थ क्या है? भाग। और S का अर्थ क्या है? माइनस। ये समीकरण रहा, उसी के हिसाब से इसे चेंज करके पहले भाग किए, फिर गुणा किए, उसके बाद जोड़े, फिर घटाए। 42, 3 45, 4 घटा 41, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदित्य दिनेश का बेटा है। आदित्य किसका बेटा है? दिनेश का। यानी ये दिनेश है और दिनेश का बेटा है आदित्य, तो ये नीचे होगा। आदित्य दिनेश का बेटा है, तो दिनेश का बेटा कौन है? आदित्य है। और दिनेश अवनी का भाई है। दिनेश किसका भाई है? अवनी। यानी अवनी का कौन है? भाई है। अवनी का क्या है? भाई है। कौन? दिनेश। और दिनेश का बेटा कौन है? आदित्य है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अवनी का भाई दिनेश, अवनी का भाई है, तो अवनी का भाई कौन हुआ? दिनेश हुआ। लता अवनी की पुत्री है। लता कौन है? अवनी की पुत्री। यानी लता कहां होगी? नीचे होगी। ये अवनी की कौन है? पुत्री है। बोलो भाई, अगर मेल पर्सन तो उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, फीमेल है तो उसको किससे दर्शाएंगे? माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए, लता कौन है? लता अवनी की पुत्री है। लता किसकी पुत्री है? अवनी की पुत्री है। और पूछा है कि लता आदित्य, लता और आदित्य का संबंध, यानी आदित्य जो है लता को क्या कहेंगे? आदित्य जो है लता को, अच्छा देखो, ये आदित्य पिताजी और इसकी बहन यानी आदित्य की बुआ, और बुआ की लड़की क्या फुफेरी बहन हुई क्या? फुफेरी बहन हुई क्या? लता जो है आदित्य की फुफेरी बहन है, यानी बुआ की लड़की है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, भतीजा होगा क्या? नहीं होगा। भाई होगा क्या? नहीं। भांजी होगा क्या? नहीं। लेकिन कजन हो सकता है। ऑप्शन इसको क्या होगा? कजन। यानी हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। यहां फुफेरी बहन ने देकर कजिन दिया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कजिन होगा। समझ में आया क्या दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे, बोलो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए। दिए गए कथनों और निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो कथनों का तार्किक रूप से क्या करता हो? अनुसरण करता हो। ठीक है दोस्तों, ये कथन है, ये इसका निष्कर्ष है। चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है कि उदाहरण में कहा गया है, एग्जाम्पल दे रहा है एक आदमी कि उदाहरण में कहा गया है कि जीवन पर्यंत, उदाहरण में क्या कहा गया है कि जीवन पर्यंत एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि एक दिन शेर के लिए बना जाए, एक दिन के लिए शेर बना जाए। यानी जीवन पर्यंत एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि एक दिन के लिए शेर बना जाए। ये हमारा कथन है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल सकता है उसको देखते हैं। शेर राजसी होता है जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करती है। दूसरा पढ़ते हैं, भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंखें मूंद कर और नम्रता से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंखें मूंद कर और नम्रता से नहीं चलना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? बोलिए। शेर राजसी होता है जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करती है। ऐसा बिल्कुल कथन नहीं कहा है, ऐसा बिल्कुल कथन का उद्देश्य नहीं। क्या है कि भेड़ों की तरह, इसका उद्देश्य क्या है? इस कथन का उद्देश्य यह है कि भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंखें मूंद कर नम्रता से नहीं चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला सही है। यानी केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। कौन? केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस कथन से यह नहीं होता है कि शेर राजसी होता है जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करती है। इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंख मूंद कर नम्रता से नहीं चलना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये है। तो कौन सा सही हुआ? निष्कर्ष केवल दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहां पर कौन सी संख्या हो सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि ये 1200 का आधा क्या 600 है क्या? यानी इसमें भागा 2 किया गया है। अगर हम 1200 में 2 से भाग करेंगे तो 600 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अच्छा, 600 में अगर 3 से भाग करेंगे, 600 से 600 में अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या 200 होगा क्या? बोलो भाई, बिल्कुल होगा। यानी पहले में 2 से भाग, फिर उसके बाद 3 से भाग, तो आगे 4 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 से भाग करें तो 600, 3 से भाग करें तो 200। अगर 200 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। और 50 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा। यानी एक श्रृंखला बनती हुई दिख रही कि नहीं? पहले में 2 से भाग, दूसरे में 3 से भाग, तीसरे में 4 से भाग, और चौथे में किससे? 5 से भाग। यानी जब हम 4 से भाग किए, 4 से भाग किए तो हमारा उत्तर निकल के आ गया, और कितना आया? 50 आया। ठीक है दोस्तों, अब या तो देखिए 1200 में 2 से गुणा भाग किए तो 600, 600 में 3 से किए तो 200, 200 में 4 से भाग किए तो 50, और 50 में 5 से भाग किए तो 10। यानी हमारा सही उत्तर क्या आया? 50 आया, जो ऑप्शन नंबर कहां है? डी में है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। समझ में आ रहा है ना क्या उत्तर होगा? 50, जो ऑप्शन नंबर कहां है? डी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों के अर्थपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और वे शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए। यानी ये निर्देश है। ठीक है, क्या निर्देश दिया? अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और वे शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों के स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो कैसे चींटी का संबंध इटलिंग से क्या है, वैसे ही संबंध हिरण से क्या हो सकता है। अच्छा, चींटी के बच्चे को क्या बोलते हैं? एटलिंग कहते हैं। एटलिंग। चींटी के बच्चे को एटलिंग कहते हैं, तो हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं? मृगछौना। क्या बोलते हैं? मृगछौना। यानी हिरण से कौन संबंधित है? मृगछौना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप कुछ नहीं, इसका संबंध इससे जो है वही संबंध इससे, अगला क्या होगा? यानी चींटी का संबंध इटलिंग से है, तो हिरण का संबंध किससे हो सकता है? किससे? मृगछौना से। बछेड़ा जो होता है ये गाय का संबंध, गाय से। बछेड़ा का संबंध गाय से। पिल्ला का संबंध जो होता है कुत्ता से। पिल्ला किसका होता है? कुत्ता से। ठीक है दोस्तों, बछेड़ा गाय से संबंधित है, पिल्ला कुत्ता से संबंधित है, मृगछौना किससे? हिरण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका उत्तर सी होगा, मृगछौना। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यही गिनना है। ठीक है दोस्तों, चलिए गिनते हैं कितने हैं। अच्छा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो ये वाला निकला, एक ये कौन? 7। यानी एक त्रिभुज ये वाला, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6।
6 ये और एक ये वाला, 7 त्रिभुज तो ये हो गए। और देखिए दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, देखो 7 और एक ये वाला बड़ा वाला, 7 एक 8 और एक ये बड़ा वाला, ये 8 एक कितना हुआ 9, तो हमारा उत्तर क्या होगा 9 होगा। समझ में आया कैसे, एक ये वाला 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और ये बड़ा वाला 8, ये इधर से एक बड़ा वाला कितना हुआ 9, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 9 हुआ, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया था आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो कितने त्रिभुज हैं 9 त्रिभुज हैं इस आकृति में, कितने त्रिभुज हैं 9 त्रिभुज हैं। चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन वैसे है कि चावल का संबंध अनाज से है, तो मसूर का संबंध क्या होगा, किससे होगा। यानी चावल को हम लोग अनाज कहते हैं, तो मसूर को हम लोग दलहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दलहन कहते हैं। जैसे चावल गेहूं ये सब क्या है अनाज हैं, वैसे वैसे मसूर उड़द ये सब क्या है दलहन में आती हैं। इसीलिए चावल का संबंध अगर अनाज से है तो मसूर का संबंध किससे होगा, दलहन से होगा, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी चावल क्या है एक अनाज है, तो मसूर क्या है एक दाल यानी दलहन है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिले। ये क्लास दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी और स्पेशल यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।